शुरू करें? पहले ये बताओ, कल वाला किसका किसका नहीं लिख पाया? तुम्हारा और सबका लिख गया? जो मैंने कहा था लिख लेना पीछे से देख के। हाँ हाँ। हाँ। जब तक प्रोफेज की सारी स्टेज चलेंगी तब तक वो प्रेजेंट रहेगी। डाई का आने से जाके वो खत्म हो जाती है। हम्म। नहीं, बाकी सब वही काम एब्सेंट। हाँ, मेटाफेज में एब्सेंट हो चुकी होती है। बाकी मेटाफेज में देखो, पहला पॉइंट लिखना था कि बाई बैलेंट क्लियरली सीन होते हैं। ठीक है। बाई बैलेंट की सबसे क्लियर स्टडी किस स्टेज में होती है? मेटाफेज फर्स्ट में। तो पहला पॉइंट यही लिखना था कि बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ बाई बैलेंट। ठीक, लिख गया सबका? दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? कि आल बाई वैलेंट अरेंज्ड ऑन एक मिडिल प्लेट। लिख गया होगा? ठीक। और तीसरा पॉइंट जो भी लिखा हो उसमें, क्या लिखा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर वो एब्सेंट, वो यहाँ पे एब्सेंट लिख देना था। ठीक। तो ये 3 पॉइंट थे। लिख गए? 3 पॉइंट। क्यों? बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ बाईवैलेंट, वहां लिखा था क्रोमोसोम, यहाँ लिख जाएगा बाईवैलेंट। दूसरा, बाईवैलेंट अरेंज ऑन मिडिल प्लेट, क्योंकि वहां क्या थे? क्रोमोसोम अरेंज ऑन मिडिल प्लेट। ठीक। ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट का, लिख गया? सब एब्सेंट, सब एब्सेंट। बाकी सब कुछ मेटाफेज जैसा वो होगा ना। एनाफेज में क्या लिखना था? बाईवैलेंट डिवाइड या क्रोमोसोम सेपरेट, क्योंकि वहां क्या हुआ था? क्रोमोसोम डिवाइड। यहाँ क्या होगा? बाईवैलेंट सेपरेट। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। वो तो अर्जेंट होगा ही ना वहीं से। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से ही अटैच होगा। सेंट्रोमियर तो प्रेजेंट है ना, दोनों के सेंट्रोमियर से प्रेजेंट होगा। भाई दो क्रोमोसोम जुड़े हैं तो दोनों के सेंट्रोमियर से अटैच होगा ना। एक वाले के इधर से पकड़ेगा, एक वाले को इधर से पकड़ेगा, दोनों पकड़ खींचेगा फिर वो। ठीक। अगला पॉइंट लिखना था कि हाफ क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। जैसे वहां लिखा था हाफ क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, क्या लिखना होगा इसमें? हाफ क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या था? और दूसरा पॉइंट क्या लिखे हो? हाँ, तो बस वही लिखना, खत्म। पेनाफेज का टीलोफेज में क्या लिखा? कि क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल, वहां तक क्रोमेटिड रीच टू अपोजिट पोल, यहां क्या होगा? क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल। ठीक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। हो गया टीलोफेज फर्स्ट, खत्म। ठीक। और बाकी सेकंड सेकंड में जैसा उसमें लिखा था माइटोसिस, सेम सारे वर्ड यहाँ रहते हैं, सेम। कोई वर्ड भी चेंज नहीं होंगे वहां। ठीक। अब लिख गई? मैं कहा लिख पूछ लेता हूँ, पता चले आज लोग आधे संशय में हो मेरा लिखा कि नहीं लिखा, जैसे वो बैठी महारानी इतना पढ़ चुकी है, तब भी कह रही थी मैं कैसे लिखूँ अब इसको। तो हिंदी अंग्रेजी सब एक ही तो है। ठीक है, हो गया। अब कल मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था, याद है? छुड़वाया था, कहा था आधा लिख लो, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ दो। कहा था? क्या था क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था? हाँ। अब क्रोमोसोम डिवाइड, अब बताओ क्रोमोसोम कितनी बार डिवाइड हो रहे हैं? बताओ। क्वेश्चन था ना, इन मियोसिस न्यूक्लियर डिवाइड ट्वाइस। न्यूक्लियस दो बार डिवीजन हो गया। पहला वाला मियोसिस फर्स्ट, दूसरा वाला मियोसिस सेकंड, दो बार हो गया। अब बताओ क्रोमोसोम कितनी बार डिवाइड हुए? तुम पढ़ चुके हो पूरा मियोसिस, कितनी बार डिवाइड हुए? कितनी बार डिवाइड हुए और कहाँ कहाँ डिवाइड हुए? बताओ। एक बार हुआ? एक बार हुआ? कहाँ डिवाइड हुआ?
जाइगोट में डिवाइड हो गए, अच्छा ठीक। और बताओ, और कोई आंसर? अच्छा, एक एक ही बार हुआ है, ठीक, डाइकाइनेसिस में। और बताओ, मतलब दो बार डिवाइड हुए हैं, ठीक, दो बार डिवाइड हुए हैं, कहाँ कहाँ? एनाफेज कहाँ? फर्स्ट एंड सेकंड। और कोई, और कोई आंसर? अब तो सारी म्यूसिस पूरी पढ़ चुके हो ना, तो बताओ आप आंसर। हैं? टीलोफेज में भी मतलब कितनी बार? अच्छा, दो बार, एक बार डाइकाइनेसिस और एक बार टीलोफेज। अच्छा, चलो और बताओ, और कोई आंसर? पता चला? हाँ बताओ, कहाँ होते हैं एक बार? एक बार कहाँ है लिखे? तो एक भी लिखा है, दो भी लिखे हैं, कहाँ? पूरा पढ़ चुके हो, पूरा लिख चुके हो, अब तो कम से कम बताओ। एनाफेज फर्स्ट में। अच्छा, एक बार होते हैं एनाफेज फर्स्ट में। और बताओ कोई, और कोई है? कोई है आंसर इसके अलावा? जल्दी बोलो, देखो टाइम ना बर्बाद करो। बस इतनी बार हो गया सबका? पूछ ये रहा हूँ क्रोमोजोम कहाँ डिवाइड होते हैं, ये पूछ रहा हूँ। ठीक, हो गया आंसर? ठीक, कहाँ लिखा था क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं? जो कह रहे हैं एनाफेज फर्स्ट वाले, एनाफेज में क्रोमोजोम नाम की कोई चीज है? क्या लिखा है वहां? तो क्या वहां डिवाइड हो रहे हैं क्रोमोजोम? जब वहां क्रोमोजोम नाम की चीज ही नहीं, तो वहां डिवाइड हो रही है कुछ? ये ऑप्शन खत्म। जब एनाफेज में नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो डाइकाइनेसिस कहाँ से आ जाएगा? डाइकाइनेसिस में हो रहे हैं कुछ? डाइकाइनेसिस में नहीं। टीलोफेज, टीलोफेज में कहाँ डिवाइडिंग की बात हुई भाई? टीलोफेज एकदम कंप्लीट क्रोमोजोम होते हैं वहां तो ये भी खत्म है। केवल एनाफेज तो मियोसिस होती नहीं कहीं। केवल एनाफेज कहाँ लिखा है मेरा मियोसिस में? या तो एनाफेज फर्स्ट लिखा है या एनाफेज सेकंड लिखा है, एनाफेज तो कहीं लिखा ही नहीं है। माइटोसिस में कहाँ होती थी? माइटोसिस में क्रोमोजोम कहाँ डिवाइड होते हैं? बताओ कौन सी स्टेज में डिवाइड होते हैं? एनाफेज में होते हैं, ठीक। और क्या लिखा, क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं। अब ये बताओ मियोसिस की कौन सी ऐसी स्टेज है जो एनाफेज माइटोसिस की जैसी है? हैं? एनाफेज फर्स्ट में लिखा था सेम एज माइटोसिस मियोसिस। मैं कह रहा हूं मियोसिस की ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि माइटोसिस की एनाफेज जैसी है? एनाफेज सेकेंड। तो क्रोमोजोम कहाँ डिवाइड हो रहे हैं? एनाफेज सेकेंड में, केवल एक बार। बात समझ में आई? तभी लिखा था कि सेम एज माइटोसिस। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ डिवाइड होते हैं, तो कहाँ डिवाइड होते हैं? एनाफेज सेकेंड में। एनाफेज फर्स्ट में कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है, क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, ना कि डिवाइड होते हैं। सेपरेट होना और डिवाइड होना दोनों में अंतर है। क्यों? सेपरेट होना मतलब अलग होना, और डिवाइड होना मतलब टूटना। तो टूटना और अलग होने दोनों में अंतर है ना, ठीक। कोई दिक्कत? तो लिख लो वहां, क्रोमोजोम डिवाइड वंस। हाँ, एनाफेज सेकेंड। तुम कल कहाँ थे? रूम में? ठीक। अब बताओ, मियोसिस में किसी कोई दिक्कत, माइटोसिस में किसी कोई दिक्कत? इन दोनों में से कोई अगर एक चीज भी याद हो गई तो दोनों अपने आप याद हो जाती हैं। माइटोसिस याद कर लो तो मियोसिस याद हो गई, मियोसिस याद कर लो तो माइटोसिस याद हो गई। बस एक चीज तो कम से कम याद ही कर ही लो, ठीक।
अब इस दोनों का डिफरेंस पता कर लेना है बस, बाकी सब कुछ काम सेम होता है। अब डालो हेडिंग सी वैल्यू। होमोलॉगस और होमोटिपिक। देखो होमोटिपिक का मतलब है कि जो कुछ भी सेम दिखेगा वो होमोटिपिक, और होमोलॉगस का मतलब होता है कि जो चीज, जो मेरे लिए टर्म यूज करते हैं एक क्रोमोजोम के लिए, जब क्रोमोजोम एक जैसे होते हैं तो उनको बोलते हैं होमोलॉगस। और होमोटिपिक का मतलब जो कुछ भी चीज एक जैसी है वो होमोटिपिक है। ठीक, क्या डाली हेडिंग सी वैल्यू, लिखो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए। ये सब तो सुना है कभी? नहीं सुना होगा। अब समझ में आया कि अलग क्या होता है कि उस बैच में और इस बैच में? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ, यही सब चीजें अलग होती हैं। ठीक, तो सी वैल्यू, सी वैल्यू क्या होती है, लिखो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए, लिखो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल, इन ए सेल। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है तो डिफिनेशन दे देगा, कहेगा टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड एज, तो क्या कहेगा सी वैल्यू, या ऐसी चलो थोड़ा अलग होता है वो, सी वैल्यू हो गया। अब सी वैल्यू से क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा एक कोई सेल है, ठीक, एक सेल है, उसके मेटाफेज स्टेज में 2C क्रोमोसोम है। ठीक, 2C का मतलब 2C वैल्यू। ठीक, सी वैल्यू का मतलब टोटल जितना प्रेजेंट है वो कितना है, 2 वैल्यू में है वो। कहेगा एनाफेज में कितना प्रेजेंट होगा, तो 2C कितने में है, मेटाफेज में। ठीक, अब कह रहा है एनाफेज में कितना होगा, तो क्या बताओ मेटाफेज के बाद कोई डीएनए बनता है? मेटाफेज के बाद डीएनए बना? बना? बताओ, नहीं बना ना। मेटाफेज के बाद एनाफेज में कहीं लिखा था कि डीएनए बनता है डीएनए हटता है, ऐसा कुछ लिखा था? नहीं लिखा, तो एनाफेज में कितना हो जाएगा, कितना रहेगा, 2C रहेगा, जब कोई चेंज ही नहीं हुआ तो। बात समझ में आई? अब कहे टीलोफेज में कितना होगा, तो कितना होगा, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। क्या टीलोफेज में से पहले कहीं लिखा था डीएनए घटता बढ़ता है? हैं? बोलो, नहीं लिखा था, तो टीलोफेज में भी कितना रहेगा, 2C। प्रोफेज में कितना रहेगा, कहा मेटाफेज में 2C है, प्रोफेज में कितना होगा, बताओ। फिर भूल गया चीज, प्रोफेज में कहीं लिखा है, भाई 3 बार बोल चुका हूं मैं, क्या प्रोफेज में कहीं लिखा है डीएनए बनता है, तो कितना होगा, कितना होगा, बात समझ में आ रही है? डीएनए सिंथेसाइज कहाँ हुआ था, इंटरफेज की कौन सी स्टेज में, किस फेज में, एस फेज में। ठीक, तो एस फेज में कितना रहा होगा, देखो, चलो मैं शुरुआत करता हूं, डालो हेडिंग माइटोसिस, डालो हेडिंग माइटोसिस, सी वैल्यू के बाद माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस अलग चलती है, मियोसिस अलग चलती है, दोनों में डिफरेंस आता है ना। तभी तो कहते हो कि माइटोसिस में सारे जितना कुछ होता है सेम एज मदर होता है, और जबकि तुम्हारी जो मियोसिस होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर की कमी आ जाती है। लिखा था ना कि एक सेल से 4 बनती हैं और वो सेम नहीं होती हैं, और माइटोसिस में एक सेल से 2 बनती हैं और दोनों सेम होती हैं। लिखा था ना, तो इसीलिए दोनों में अलग अलग होता है। पहले लिखते हैं माइटोसिस में। ठीक, सबसे पहले फेज कौन सी होती है, सबसे पहली फेज कौन सी, इंटरफेज होती है, इंटरफेज में कौन सी, जीवन। मान लो जीवन में है 2C, अब यहां वैल्यू कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है ना, 2C की जगह 4C दे दे, 8C दे दे, कुछ भी दे सकता है। हमने कह दिया 2C।
अब आई कौन सी, कितना हो जाएगा यहाँ? हाँ क्या होता है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए बनता है, तो कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा ना, लिखा था ना कि एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है, तो 2C था, कितना हो गया? 4C। अब कौन सी स्टेज बनेगा यहाँ? G2 बनता है क्या? नहीं बनता, तो कितना रहेगा डीएनए अब? 4C, वही चलता रहेगा। अब आई कौन सी, प्रोफेज, क्या होगा प्रोफेज में? रहेगा, कोई डीएनए नहीं बन रहा। मेटाफेज, कितनी? 4C। अब आए कहाँ, एनाफेज, एनाफेज में कितना होगा, कैसे? अभी थोड़ा मैं तुमको बहका दिया, तुम लोग बहक गए। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम डिवाइड होते हैं। अब जब क्रोमोजोम जब डिवाइड हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आधा नहीं होगा भाई? जब क्रोमोजोम डिवाइड हो गए, मतलब वो चीज भी आधी हो गई। बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा, 2C। एनाफेज का टीलोफेज कितना, 2C। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने थे, लास्ट में कितने हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस में मदर सेल और डॉटर सेल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। देखो स्टार्टिंग में भी 2C था और लास्ट में भी 2C ही है। बात समझ में आ रही है? क्यों, बोलो। अरे तुम्हें से पूछ रहा हूँ। अरे तुम ही तो बैठे हो बीच लास्ट में, हाँ। आई, हाँ, पल्ले पड़ी। ये ऐसा क्यों हुआ, समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ तो 2C था, केवल एक स्टेज है जिसमें सिंथेसाइज हुआ था, वो कौन सी थी? ठीक, तो 4C हो गया। ठीक, ये घटते घटते यहाँ तक आके 2C, तो ये हो गया माइटोसिस में। तो जब उसने मान लो कह ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है वो, कह देगा जीवन में 8C है, ठीक, और कहेगा जीवन में 8C है, टीलोफेज में कितना होगा, कितना हो जाएगा? जीवन में जब 8C है, तो टीलोफेज में जाके फिर से कितना रह जाएगा, 8C नहीं हो जाएगा? ऐसे ही घुमाता है वो क्वेश्चन। तुमको लगेगा 8C के बाद CS फेज में डबल हो गया, अरे लास्ट में देखो जाके वहां हो गया, कम हो गया। और कहते हैं मेटाफेज में कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 16। बात समझ में आई? ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है C वैल्यू से। ठीक, अब मैंने लिख दिया C। अब मान लो कह दिया कि एक सोई सेल है, उसमें 50% डीएनए है, या 50 वैल्यू में, 50 कुंटल में, 100 कुंटल में, कुछ ने वैल्यू दे दे, निकाल लोगे अब कि S के बाद M तक रहता है सेम, उसके बाद एनाफेज में आधा हो जाता है। तो ये तो हो गई बात किसकी, माइटोसिस की। अब कहाँ आते हैं, मियोसिस में। ठीक, सबसे पहले जीवन कितना, वही चलते हैं, 2C। एस में 4C, G2 में 4C, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट में कितना, 4C। ठीक, मेटाफेज फर्स्ट 4C, एनाफेज फर्स्ट कितना? तो वही तो पूछ रहा हूं, बताओ ना क्या होता है, 4C। चाहे क्रोमोजोम को डिवाइड कर लो और चाहे क्रोमोजोम को आधा आधा कर दो, डीएनए नंबर चेंज नहीं होगा क्या भाई? दो चीज है, मान लो जैसे मैं कह रहा हूं, ये कोई सेल है, ठीक, टोटल डीएनए रहता क्रोमोजोम में है, टोटल यहाँ है 16, ठीक, टोटल 16 यूनिट में है कुछ, डीएनए जो है 16 यूनिट में है। अब चाहे ये टूट के आधा जाए, चाहे टूट के ज्यादा जाए, तब भी कितना आएगा एक सेल में, 8। और चाहे इसमें से आधे क्रोमोजोम जाए, तब भी कितनी वैल्यू जाएगी,
बात समझ में आई? चाहे आधे आधा डीएनए जाए, चाहे आधे क्रोमोजोम जाए, बात तो डीएनए कम तो होगा ही ना आधे वैल्यू में। बात समझ में आ रही है? कि चाहे कोई चीज आधी जाए, आधी क्रोमेटिड जाए, तब भी डीएनए आधा पहुंचा, और चाहे आधे क्रोमोजोम लेकिन पूरे पूरे जाए, तब भी डीएनए आधा ही पहुंचा, डीएनए पूरा नहीं पहुंचा ना, तो भी कितना हुआ? 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट में? कितना? ठीक। तो जब एनाफेज फर्स्ट में 2C, तो टीलोफेज फर्स्ट में भी 2C। ठीक। इसके बाद फिर आते थे इंटरफेज, आते थे इंटरफेज। अब इंटरफेज आई, याद करो इसके इंटरफेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कुछ, क्या लिखा था? नो डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए अब एस फेज नहीं बनेगी, अब एस फेज नहीं होगी। और फिर अब कौन सी आएगी? प्रोफेज सेकेंड। कितना डीएनए? कितना डीएनए? 2C, क्योंकि यहां 2C था, वही चलेगा। मेटाफेज सेकेंड कितना? 2C। एनाफेज सेकेंड 1C। फिर डिवाइड हो गया ना, 1C। तो टीलोफेज सेकेंड में कितना? 1C। तो अब देखो स्टार्टिंग में कितने थे, कितने बचे लास्ट में? डिफरेंस आया। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि जो मियोसिस होती है उसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल में अंतर होता है, लेकिन माइटोसिस में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इनसे क्वेश्चन पूछता है, बना लो। हाँ बना लो बिल्कुल। ये बात सबको समझ में आई? ये नहीं समझ में आई? कहाँ पर नहीं समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई क्योंकि पहले समझे 2C था, डीएनए सिंथेसाइज हुआ, तो सिंथेसाइज मतलब डबल होना, तो 2 का कितना हो गया? 4। फिर 4 4 चलता रहा मेटाफेज तक। एनाफेज में क्रोमोजोम आधे हो जाते हैं, तो क्रोमोजोम आधे हो गए मतलब डीएनए भी आधा हो गया, तो कितना हो गया? 2C। फिर 2C चला, यहाँ इंटरफेज में होती है लेकिन डीएनए बनता ही नहीं है, तो जब यहाँ 2C था तो यहाँ भी 2C, फिर यहाँ भी 2C। एनाफेज में क्रोमोजोम फिर डिवाइड हो गए, एनाफेज में डिवाइड होते हैं फिर कम होते हैं, बात तो वही है। तो जब यहाँ 2C था आधा हो गया तो कितना आ गया? 1C। तो लास्ट वाले में भी कौन सा आ गया? 1C। तो स्टार्टिंग हुआ 2C से, सेल में बचा 1C। तो ये डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस के डीएनए कंटेंट में भी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। ठीक। मैंने C D कुछ भी ले सकता है, और ध्यान रखना यूनिट कुछ भी दे सकता है, बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा होता है। एनाफेज के बाद आधे हो जाते हैं, अब कौन सी एनाफेज इस पर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, कहेगा कि एक जीवन में इतने क्रोमोजोम हैं, जैसे 2C दे दिया, कह दिया जीवन में 8C डीएनए है, कहेगा टीलोफेज सेकेंड में कितना होगा?
जब अगर यहाँ 8C है तो यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक, 4C, क्योंकि यहाँ 8 है, यहाँ हो जाएगा 16, फिर यहाँ हो जाएगा 8, 8 के बाद यहाँ आते आते 4। ठीक, तो ऐसे देख लेना है, कुछ भी दे सकता है वो, आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे पीछे दाएं बाएं सब निकाल लेना, कोई दिक्कत। ये हो गई बात सी वैल्यू की। अब एक ऐसा ही एक और टर्म होता है, सी वैल्यू पैराडॉक्स। वो तो हो गई सी वैल्यू की। अभी ये सी वैल्यू पैराडॉक्स, ये कैटेट की दम नहीं है कि यहाँ पूछ ले, ध्यान रखना, कैटेट नहीं पूछेगा ये सी वैल्यू पैराडॉक्स। ये पूछेगा तो हाँ, आईसीआर वाला एग्जाम दोगे तो वहाँ पूछेगा ये। ठीक, कैटेट नहीं पूछेगा कभी कि सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या है। अब ये सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है? सी वैल्यू तुमको पता चल गया, सी वैल्यू क्या है? सी वैल्यू क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए। अब बात आती है पैराडॉक्स क्या है। ये सी वैल्यू पैराडॉक्स कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज, ठीक, और उसके डीएनए कंटेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बात समझ में आई? मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज और उसके डीएनए कंटेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे मान लो एक हाथी है हाथी, कितना बड़ा होता है हाथी? वो बड़ा होता है, लेकिन उसका जब डीएनए देखोगे तो मान लो आ गया उसका 10C, ठीक, इतना यूनिट ऑफ डीएनए है। एक होता है बैक्टीरिया, देखियो, देखियो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा। उसके अंदर भी डीएनए होता है कितना? 10C। मतलब समझ में आ रहा है कुछ, कि डीएनए का कंटेंट और ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जैसे हम इतने बड़े हैं, ठीक, और गेहूं धान कितने छोटे छोटे जाते हैं, होते हैं हमसे छोटे ही होते हैं मान लो, उनके अंदर डीएनए हमसे जाना पाया जाता है। ठीक, तो यही है सी वैल्यू पैराडॉक्स, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डीएनए कंटेंट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी रिलेशन नहीं होता, इसी को बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है? केवल उसकी डिफिनीशन से। ठीक, लिखो, देयर इज there is no relationship, no relationship between, there is no relationship between C वैल्यू। अब C वैल्यू समझ गया ना क्या है? C वैल्यू बिटवीन C वैल्यू एंड ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, मतलब ऑर्गेनिज्म छोटा है तब भी उसके अंदर ज्यादा हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तब भी उसके अंदर डीएनए बहुत कम हो सकता है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसी को बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक, बस इतना है सी वैल्यू पैराडॉक्स। हमारा सेल डिवीजन वाला पूरा पार्ट खत्म। इसमें अगर किसी कुछ पूछना हो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, डालो हेडिंग फिर, नया चैप्टर, क्रोमोसोमल एब्रेशन। अच्छा, किसको किसको जेनेटिक्स समझ में नहीं आ रही है? और और और
और किस किसको इसको बढ़िया समझ में आ रहा है एकदम। सब एवरेज वाले हैं। कितने ऐसे हैं जिनको हमारे पढ़ाने से नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा हो, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है कि अगर एक बार समझ में आ गया तो भूलता नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी कमी है कि एक बार में समझ में आता नहीं, है ना? ऐसा तो आ गया तो फिर भूलता नहीं है। ये है इसकी खासियत। सबसे बड़ी इसकी यही दिक्कत है कि इसमें समझना भी पड़ता है और साथ साथ रटना भी पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट में या तो समझना पड़ता है या फिर रटना पड़ता है। इसमें क्या है, दोनों काम करने पड़ते हैं। तुम्हें समझना भी है, बिना समझे रट्टा लगेगा नहीं, अब खाली रट्टा लगाने से याद होगा नहीं। दोनों चीजें हैं इसके साथ। ठीक, चलो देखो। क्रोमोसोमल नाम समझ में आ रहा होगा कुछ? क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम से कुछ रिलेटेड चीज। ठीक। और अगला है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है चेंज। एब्रेशन का मतलब चेंज, चेंज का मतलब बदलना। तो अब इसका मतलब क्या निकला? क्रोमोसोम में होने वाला चेंज। तो कोई भी ऐसा चेंज जो क्रोमोसोम में होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशन। है सिंपल। एनी चेंज विच अकर इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो लिख लो, चेंज इन क्रोमोसोम, चेंज इन क्रोमोसोम। ठीक, बस बहुत चेंज इन क्रोमोसोम। अब एक चीज ये बताओ, किसी भी चीज में, क्रोमोसोम को नहीं बोल रहा हूं, किसी भी चीज में चेंज कैसे कैसे ला सकते हो तुम? किसी भी चीज में साइज बढ़ा दो, रंग बदल दो, आकृति बदल दो, और नंबर चेंज कर दो, और कुछ कर सकते हैं? स्थान बदल दिया, और कैसे चेंज ला सकते हो किसी चीज में? मेन है ग्रोथ। और कुल मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी चीज में चेंज दो तरह से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं उसके शेप या साइज में चेंज, या इसको सीधा कह दें उसके स्ट्रक्चर में चेंज। ठीक, स्ट्रक्चर में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा हो सकता है उसके नंबर में चेंज। जितनी चीजें होती हैं इसी में आ जाती हैं। तो क्रोमोजोम में भी चेंज कितने तरह से हो सकता है? दो तरह से। कौन कौन सा? स्ट्रक्चर में चेंज और नंबर में चेंज। तो क्रोमोजोमल एब्रेशन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। कौन कौन सा है? एक है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर में चेंज। और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, मतलब नंबर में चेंज। कितने तो होशियार हो तुम लोग, करवाती नहीं है, तुम लोग खुद ही बता दिए इसको। आई ना समझ में? तो खुद ही बताया, मैं तो बताया अभी नहीं हूँ। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन कितने टाइप का? कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा? शेप साइज में चेंज आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। और जब नंबर में चेंज आएगा तो न्यूमेरिकल एब्रेशन। बस लिख लो यही, क्रोमोसोमल एब्रेशन इज ऑफ टू टाइप।
स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। हेडिंग डाल लो पहली, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक, इसको लिखाने की जरूरत है नहीं कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम में चेंज। तो डालो इसके हेडिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है, लिख लो। चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, हो गया पॉइंट। भाई तुमसे वो इज एम आर तो पूछेगा नहीं, क्यों? एग्जाम में आप बैठोगे टिक करने के लिए तो पूछेगा इज एम आर, नहीं पूछेगा ना, केवल पॉइंट पॉइंट पूछेगा, और उतना याद कर लो बहुत है। ठीक, अब डाल लो हेडिंग, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। हम्म, ठीक। अब ये बताओ, किसी चीज के स्ट्रक्चर में चेंज कैसा हो सकता है, बताओ। छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, और हाइट कम जाना वो तो छोटा ही बड़ा तो हो गया, लंबाई चौड़ाई वो भी बड़ा छोटा हो गया, और भाई ऐसे हो गया तब भी बड़ा है, ऐसे हो गया तब भी बड़ा है, क्यों? और ऐसे भी छोटा है, वैसे भी छोटा है, तो बड़ा छोटा हो गया, और कैसे चेंज कर सकते हो? अरे खींच के लंबा कर दिया तब भी बड़ा हो गया, दबा के छोटा कर दिया तब भी छोटा हो गया, और कैसे चेंज कर सकते हो, बताओ। तुम चाहे गर्म करके लंबा करो, चाहे ठंडा करके छोटा करो, चाहे मार मार के लंबा करो, चाहे खींच खींच के लंबा करो, लंबा तो लंबा ना, बड़ा तो बड़ा। मैं कह रहा हूँ इनके अलावा और क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर में कि एक तो बड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया, बस दो ही पॉइंट है। मान लो इसके स्ट्रक्चर में तुम्हें चेंज करना है, हाँ तो बहुत बताओ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है इसके स्ट्रक्चर में चेंज है? हाथ पैर इधर उधर कर दिए, स्ट्रक्चर चेंज हो गई नहीं, कि जहाँ हाथ थे वहां पैर लगा दिए, जहाँ पैर थे वहां हाथ लगा दिए, नाक की जगह पे मुंह, मुंह की जगह पे नाक, आंख की जगह पे कान, कान की जगह पे आंख, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ क्या? हुआ ना, सर नीचे पैर ऊपर, स्ट्रक्चर चेंज। इमेजिन करो कितना अच्छा लग रहा है ये, नाक की जगह पे मुंह लगा हुआ है, मुंह की जगह पे नाक लगी, कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। तो कुल मिला के यही तीन टाइप होते हैं मेनली। ठीक, कौन कौन से? एक तो साइज में कम कर दिया, एक साइज में बढ़ा दिया, और एक उसकी लोकेशन में चेंज कर दिया। ठीक, तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन मेनली कितने टाइप का? तीन टाइप का। पहला डालो हेडिंग, अब ये तुम लोग खुद ही बता देना इसमें क्या हुआ होगा, मुझको बताने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ होगा इसमें? डिलीशन, घटा देना, डिलीट तो खूब किए होगे चीजें, हाँ बहुत किए होगे ना, तरह तरह की चीजें, हाँ, करनी पड़ती हैं, कहीं कोई देख ना ले, है कहीं फैल ना जाए। ठीक, तो ये होती है डिलीशन। अब क्रोमोसोम में डिलीशन का मतलब क्या होगा? अरे बोलो, उसकी क्रोमेटिड को कम करेंगे, मतलब क्या होगा कि जब क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाएगा, और क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट होना मतलब क्या? क्रोमेटिड डिलीट हो जाना। ठीक, मतलब अगर इतना बड़ा क्रोमोसोम था, मान लो ये उसके पार्ट हैं,
ठीक, इतना पार्ट डिलीट हो गया। क्या चेंज आया क्रोमोजोम में? क्या चेंज आएगा अब? क्रोमोजोम का साइज छोटा हो गया डिलीशन। ठीक, यही है डिलीशन। लिखो, लॉस ऑफ लॉस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। लॉस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। फ्रेगमेंट। क्रोमोसोम। ठीक, अब ये डिलीशन जो है बहुत तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि लास्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाए, हो सकता है ना। एक हो सकता है ये बीच वाला पार्ट डिलीट हो जाए। ठीक, तो लिख लो ऐसे ही। ऐसे लिखो नहीं, ऐसे बना लो, समझ में आ जाएगा। जनता समझ में आ रहा है? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इसमें क्या डिलीट हुआ? एक डिलीट मतलब पहला फ्रेगमेंट डिलीट हुआ, इसमें बीच वाले फ्रेगमेंट डिलीट हुए। तो जब ये वाली चीज आती है इसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल डिलीशन। मतलब जब टर्मिनल लास्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल। ठीक, इसमें कौन सा डिलीट हुआ? बीच वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिलीशन। रूम पे खाना कौन कौन बनाता है? बाकी सब? हैं? आज तो बनाने वालों को तो आज मजे हैं आज। आज बनेगा तो है नहीं खाना? नहीं बनना 10 दिन से? हाँ, चल ही रहा है तब से। आज जगह जगह बने हुए हैं ना आज। बस फिर क्या आज? आज बनाना कैंसिल। और जिनका टिफिन है उनका तो मजबूरी है, टिफिन आएगा ही। ये कैंसिल हो जाता टिफिन भी। भंडारा कौन खाता है? अरे इतने में पूछो कौन नहीं खाता है। तेरा कौन खाता है? तो वही तो एक्सेप्शन हो तुम भी 2-3। जीवन का स्रोत वही है, हॉस्टलर का भंडारा। मैं अलग हूँ क्या? मैं भी हॉस्टलर हूँ। ठीक, तो हो गया टर्मिनल और ये इंटरस्टिशियल। ठीक, कोई दिक्कत? डालो हेडिंग इफेक्ट ऑफ डिलीशन। इफेक्ट मतलब डिलीशन होने से
क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ इफेक्ट तुम्हें समझ में आए? साइज छोटा जाता है, पहला लिखो यही। साइज रिड्यूस्ड। किसका? क्रोमोसोम का। लिख लो, साइज ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड। तुम क्या आशुलिपि हो क्या? हाँ। आशुलिपि जानते हो क्या होता है? आशुलिपि जानते हो? आशुलिपि जानते हो क्या होता है? ये जानते हो? नहीं जानते? जानते हो? दर्द भरी, अरे यार, कितना दर्द है जीवन में। दर्द भरी कुछ भी लिखा हो, कभी मतलब दर्द है। अरे हर कभी दर्द वाला नहीं होता है, कुछ श्रृंगार वाले भी होते हैं। आशु का मतलब होता है, आशु का मतलब होता है तुरंत। आशु का मतलब तुरंत। तो आशु का भी मतलब वो कभी होता है, तुमने कोई बात कही तुरंत कविता कह दे या तुरंत लाइन कह दे। जैसे एक है हमारे सिद्धू, जानते हो ना? नवजोत सिंह सिद्धू, कुछ भी बोलो तुरंत मारते हैं। तो वो किस में आ जाते हैं? बात समझ में आई? जो तुरंत कह देता है। अब इसका मतलब क्या होगा? जो तुरंत लिख देता है। तो मैं जो बोलता हूँ तुम कभी लिखते दिखते नहीं हो, तुम लिखते कब हो? वही तो कहते तुम लिखते कब हो? अरे दिख तो रहा है मुझे। हैं? हम ऐसे ही जाते हैं यहाँ यहाँ से, सीधे आते नहीं है। हमारा वाला सीधा वाला रास्ता बंद रहता है ना, तो घूम के आना पड़ता है। सामने वहाँ ताला पड़ा है। हमारे हॉस्टल में भी यही हाल है, जो मेन गेट है उसमें ताला पड़ा है, घूम के आना पड़ता है। तो वैसे हम भी घूम घाम के आते हैं। ये चीज याद रखना। जो लोग पेट का देने जाते हो तो कम से कम याद ही रखें। हो सकता है यही पूछ ले आंसू कभी क्या होते हैं। मैं कहाँ था? इफेक्ट में। इफेक्ट से आंसू में पहुंच गया। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं आशु, रख देते हैं ना। आंसू का मतलब क्या, तुरंत हो गया? अरे आंसू कोई नहीं रखता यार, ये नाम कौन रखता है? ये कोई रखता है? तो कहाँ आंसू आ गए? हैं? अरे ऐसा नहीं है। तो नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए। उस नाम के भी बहुत सारे मतलब निकल आते हैं। अपने नाम का मतलब सबको पता होगा। पता है ना? सबको पता है? नहीं पता? क्या नाम है? नाम ही नहीं पता? तब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हें उसका मतलब भी नहीं पता। यही दुनिया के हो? ये होनोलुलु से आए हो? हाँ, तुम होनोलुलु वाले हो तुम। होनोलुलु जानते हो? नहीं जानते? आज जाके सर्च करना, होनोलुलु। ठीक है? होनोलुलु एक जगह का नाम है। और वहां करते जाना झिंगा लाला हु हु। झिंगा लाला हु जानते हो? अरे वो तो जानते होगे ना, जो लपेटे रहते हैं एकदम भाला लेके, झिंगा लाला हु हु। हाँ बस वही वाले। चलो आ जाओ इफेक्ट में। लिख गया ना पहला इफेक्ट, साइज इज रिड्यूस। अब अगली चीज है क्वालिटी। क्वालिटी नहीं, देखो, जितने जीन होते हैं, जीन कहाँ रहते हैं? क्रोमोसोम में। जीन कहाँ रहते हैं? क्रोमोसोम में। तो अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो रहा है, तो जीन भी डिलीट होंगे ना।
तो इसमें क्या होता है, जीन का नंबर भी चेंज हो जाता है। तो लिख लो चेंज इन जीन नंबर। ठीक, जीन नंबर भी चेंज हो गया। अगला इफेक्ट लिखो, ट्राई टू चैट। लिखो तो सही, ट्राई टू चैट, या कहीं कहीं मिलता है क्राई टू कैट। हाँ, अरे नहीं, अगला इफेक्ट है ये। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? अगर चैट की जगह कर दूं, आपको समझ में आ रहा है? अरे कैच कहाँ लिखा है यहाँ? हाँ, क्राई मतलब रोना, और कैट मतलब बिल्ली, मतलब बिल्ली के जैसे रोना। अभी कुछ बच्चे ऐसे देखे हो जो रोते हैं तो ऐसा लगता है बिल्ली बच्चा रो रहा हो, नहीं देखे हो? कभी ये वाला मतलब आया नहीं होगा किसी के? कभी कभी ऐसा होता है बच्चा रो रहा होता है, ऐसा लगता है बिल्ली की आवाज आ रही है। ठीक, तो ये होता है कि जब फिफ्थ नंबर का क्रोमोजोम होता है हमारे, ठीक, हमारा पहला दूसरा तीसरा पांचवा ऐसे 46 क्रोमोजोम है ना, तो जो पांचवें नंबर का क्रोमोजोम होता है उसका पार्ट अगर डिलीट हो जाता है तो जो सिम्टम आता है उसे क्या बोलते हैं? क्राइडू चैट। क्वेश्चन पूछता है क्राइडू कैट किस वजह से आता है, तो किस वजह से आ रहा? फिफ्थ क्रोमोजोम के पार्ट में डिलीट होने से। क्या इससे क्रोमोजोम का नंबर चेंज हुआ? नहीं, क्रोमोजोम 46 के 46 हैं, बस उसका पार्ट डिलीट हुआ है। ठीक, तो इफेक्ट क्या आएगा? क्राइडू चैट। लिख लो टेस्ट करके, ड्यू टू, ड्यू टू डिलीशन इन, ड्यू टू डिलीशन इन फिफ्थ क्रोमोजोम, फिफ्थ क्रोमोजोम। ठीक, पांचवें क्रोमोजोम में डिलीशन होने से, पांचवा क्रोमोजोम डिलीट नहीं होता है, उसका पार्ट डिलीट होता है। ठीक, तो अगर कोई पूछ ले कि क्राइडोकैट में कितने क्रोमोजोम हो जाते हैं, कितने रहते हैं? 46। क्रोमोजोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन पार्ट डिलीट होता है। अगला, फिलाडेल्फिया 22, फिलाडेल्फिया 22। अगला इफेक्ट, अबे तो नाम से कुछ दिख रहा है ना, 22 मतलब 22वां क्रोमोजोम। तो 22वां क्रोमोजोम का जब पार्ट डिलीट हो जाता है तो क्या बनता है? फिलाडेल्फिया 22। ये फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता है। मतलब नहीं, एक बिग डिजीज है फिलाडेल्फिया 22। इसमें जेनेटिक डिजीज होता है, इसमें बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम आने लगती हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो केवल फीमेल्स में हो सकती हैं, उस टाइप प्रॉब्लम। ठीक, ये फिलाडेल्फिया 22। ठीक, बस इतना पूछेगा, डिलीशन खत्म। ठीक, डिलीशन को अगर किसी पूछा डिस्कवर किसने किया था तो रीजन है। डिलीशन को डिस्कवर कौन किया था? ब्रिज। डिलीशन को डिफिशियंसी भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं डिफिशियंसी, बोल सकते हैं, डिलीशन को नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, तो डिलीशन को डिफिशियंसी भी बोलते हैं। हाँ, ठीक, डिलीशन खत्म। अगली हिंट डालो, डुप्लीकेशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, क्या लिखोगे? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज।
ठीक। ये बहुत सारे टाइप का होता है, टैंडम, रिवर्स टैंडम, डिस्प्लेस्ड, बहुत सारे टाइप का होता है। तो मुझे लगता है हमारी समय हो चुका है हमारा। हमारी क्लास का टाइम इतना ही रहता है, 1 घंटा बस। इससे ज़्यादा रेयरली होता है कि मैं ज़्यादा ले लूँ। हैं? नहीं, वो नहीं, हमारा मैच चालू है आज। आज नहीं जाना है, रोज नहीं। भंडारा हॉस्टल वाले तब जाते हैं जब मेस का खाना बनाना हो या खाना अच्छा बनाना हो, तब जाते हैं। खास करके शनिवार को और बृहस्पतिवार को, इन दिनों जाना जाते हैं। इन दिनों में खाना बहुत बेकार बनता है। शनिवार को बनती है कढ़ी, तो वो कोई खाना नहीं खाता है। और बृहस्पतिवार को बना देता है वो, क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च, तो वो कोई नहीं खाता है। तो उस दिन ढूंढते मिल जाए कहीं। तो कुछ पूछना हो तो पूछो। अभी तो बताया मैंने। फिलाडेल्फिया 22 एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर होता है, तो फीमेल्स में होता है, जिसको तुमने एक उसका टर्म सुना होगा, लिकोरिया सुना है? तो लगभग वैसा ही होता है फिलाडेल्फिया 22, लगभग वही सिम्टम होते हैं। ठीक। कुछ पूछना है? कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द पीड़ा? यस सर, बताओ फिर। है? मुझे कॉल बताएगा? मेरा नंबर किसी के पास है ही नहीं। मैं नंबर अपना नहीं देता किसी के पास। जो इतने बरस से पढ़ रहे हैं उनके पास नहीं होगा, एक आध रेयर ले लिए हो। इन सब चीज़ों को नहीं, मैं क्या जरूरत है इनके बारे में जानने की? हाँ, इतना कौन सा तुम्हें पूछना होता है कि जो वही पूछना होता है तुमको? हाँ, इतना बहुत है। हमारे बारे में बस इतना जानो कि मैं हूँ, एक आता हूँ, तुमको पढ़ा के चला जाता हूँ, बस। इसलिए मैं तुम लोगों का नाम भी नहीं जानता हूँ। ना मैं कभी पूछता हूँ नाम, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हो जानते होंगे, मैं नाम नहीं जानता किसी का। तो पढ़ चुके हैं उनके बिना, भले ये लोग इतने बार से पढ़ रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता है, नहीं पूछता हूँ मैं। ठीक। ठीक, धन्यवाद।